दुनिया की पहली महान सभ्यताओं को देखिए। एक तरफ मेसोपोटामिया, दूसरी तरफ मिस्र। दोनों ने इतिहास तो बनाया, पर उनके रास्ते, उनके तरीके एकदम अलग थे। एक ने मुश्किलों से जूझकर खुद को गढ़ा, तो दूसरे ने एक शांत, स्थिर माहौल में तरक्की की। तो सवाल ये उठता है कि कामयाबी का असली नुस्खा क्या था? चलिए आज इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी में गोता लगाते हैं। सोचिए, एक महान सभ्यता आखिर बनती कैसे है? मतलब एकदम शुरू से एक पेचीदा समाज खड़ा करने का राज क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सभ्यता या सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, ये शब्द लैटिन के सिविलिस से निकला है, जिसका मतलब होता है शहर का नागरिक। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा सभ्यता को शहरों और राज्यों के बनने से जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित समाज की पहचान है। तो फिर कोई समाज सभ्यता कहलाता कब है? अच्छा, इसके लिए एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने एक तरह की चेकलिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में 10 चीजें हैं, जैसे कि घनी आबादी वाले शहर, अपने अपने काम में माहिर लोग, जरूरत से ज्यादा अनाज का होना, बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह वगैरह। हम इसी चेकलिस्ट को पैमाने की तरह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मेसोपोटामिया और मिस्र इस पर कहाँ खरे उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर शुरू होगा नदियों के किनारे से, जहां इन दोनों सभ्यताओं ने जन्म लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके शहर कैसे बने, फिर समझेंगे कि ज्ञान ने उन्हें कैसे ताकतवर बनाया, और फिर जानेंगे कि राजाओं और देवताओं ने उनके समाज को कैसा रूप दिया। और आखिर में हम उनकी शानदार विरासतों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नदियों का तोहफा। देखिए, किसी भी सभ्यता की कहानी ना उसकी जमीन, उसके भूगोल से शुरू होती है, और इन दोनों के लिए नदियां ही उनका पालना थीं। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों पालने एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। एक तरफ है मेसोपोटामिया, जिसका मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। पर ये नदियां भरोसेमंद नहीं थी, कभी भी भयानक बाढ़ आ सकती थी, और इसके खुले मैदानों पर दुश्मन आसानी से हमला कर सकते थे। अब दूसरी तरफ देखिए मिस्र को, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। यहाँ नील नदी की बाढ़ हर साल बिल्कुल सही समय पर आती थी, एक तोहफे की तरह। और चारों तरफ फैले रेगिस्तान दुश्मनों से इसकी हिफाजत करते थे। मतलब साफ है, एक तरफ थी लगातार चुनौती और अनिश्चितता, और दूसरी तरफ थी जबरदस्त स्थिरता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शहरों का उदय। तो जैसा हमने देखा, दोनों का भूगोल बहुत अलग था, और इसी वजह से उनके समाज के बढ़ने की रफ्तार भी बिल्कुल अलग थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इनके गांव धीरे धीरे बड़े शहरों में बदले। मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। मतलब हजारों साल लग गए। करीब 5000 ईसा पूर्व में पहले गांवों और मंदिर बनने शुरू हुए। फिर लगभग 1000 साल गुजर गए, तब जाके उरुक में दुनिया का पहला असली शहर सामने आया। और इसके बाद भी कई छोटे छोटे शहर राज्य बनते गए, जो आपस में ही मुकाबला करते रहते थे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत धीमी और बिखरी हुई तरक्की थी। पर मिस्र की कहानी, वो तो बिल्कुल ही अलग थी। जहां मेसोपोटामिया में शहर धीरे धीरे एक एक करके बन रहे थे, वहीं मिस्र में करीब 3100 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत तेज राजनीतिक बदलाव आया। मतलब देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका एक राजा के नीचे आकर एक बड़ा राज्य बन गया। ये कोई धीमी तरक्की नहीं थी, ये तो तूफानी रफ्तार थी। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, ज्ञान की शक्ति। सवाल यह है कि इन शुरुआती समाजों को इतनी ताकत आखिर मिली कहाँ से? तो इसका जवाब है नए आइडियाज और नई खोजों में। मतलब उन टूल्स में जिनसे इन्होंने अपने साम्राज्य खड़े किए। मेसोपोटामिया में जो उरुक कल्चर था, उसने करीब 4000 ईसा पूर्व में दुनिया को दो ऐसी जबरदस्त चीजें दी जिन्होंने वाकई सब कुछ बदल दिया, पहिया और हल। सोचिए, इन दो आविष्कारों ने खेती और आने जाने के तरीके में क्रांति ला दी। अब इतना ज्यादा अनाज उगाया जा सकता था कि बड़े बड़े शहरों की पूरी आबादी का पेट भरना मुमकिन हो गया। और फिर आय लिखने की कला। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि ईजाद हुई। ये गीली मिट्टी की टैबलेट्स पर कील जैसे निशान बनाकर लिखी जाती थी, और इसका मेन काम था व्यापार का हिसाब किताब रखना। दूसरी तरफ मिस्र ने बनाई हायरोग्लिफिक्स, जिसे पवित्र नक्काशी भी कहते हैं। ये पत्थर या पेपरस पर लिखी जाती थीं।
तो देखिए, दिखने में दोनों लिपियां कितनी अलग थीं, लेकिन पैदा एक ही जरूरत से हुई थीं, एक बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, राजा और देवता। देखिए, जब शहर बड़े हो गए, दौलत बढ़ने लगी, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, असली पावर किसके हाथ में होगी? और इसी सवाल के जवाब में हमें मेसोपोटामिया और मिस्र में सत्ता के दो एकदम अलग-अलग मॉडल दिखाई देते हैं। मेसोपोटामिया में पावर का सेंटर धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। शुरू में सारी ताकत मंदिरों के पुजारियों के पास थी, क्योंकि वही लोग सिंचाई और अनाज का सारा सिस्टम देखते थे। फिर जब शहरों पर हमलों का खतरा बढ़ा, तो लड़ाके राजा सामने आए, और बस धीरे धीरे असली पावर मंदिर से निकलकर राजा के महल में पहुंच गई। और आखिर में सरगोन जैसे योद्धाओं ने जंग लड़कर पहला साम्राज्य खड़ा किया। यहाँ एक बात साफ थी, राजगद्दी विरासत में नहीं मिलती थी, उससे जीतना पड़ता था। लेकिन मिस्र का मॉडल, वो तो इसका ठीक उल्टा था। वहां का शासक होता था फिरौन, और फिरौन कोई मामूली राजा नहीं था। उसे तो धरती पर चलता फिरता भगवान माना जाता था, सूर्य देवता रा का सीधा वंशज। यहाँ पावर जीती नहीं जाती थी, वो तो दैवीय थी, एब्सोल्यूट थी और विरासत में मिलती थी। और ये फर्क उनकी सबसे मशहूर इमारतों में साफ साफ झलकता है। मेसोपोटामिया के जिगुरात को देखिए, ये सीढ़ीदार मंदिर थे जो शहर के देवता का घर माने जाते थे। ये शहर की आर्थिक और राजनैतिक जिंदगी का सेंटर थे, सबके लिए खुले थे। दूसरी तरफ मिस्र के पिरामिड, ये मंदिर नहीं मकबरे थे। ये फिरौन की मौत के बाद की दुनिया की यात्रा के लिए बनाए गए थे। इनका सेंटर कोई देवता नहीं बल्कि खुद फिरौन था, और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाता था। मतलब एक इमारत पूरे समाज के लिए थी और दूसरी सिर्फ एक इंसान के लिए। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दो महान विरासतें। तो कुल मिलाकर हमारे सामने सभ्यता बनाने की दो बिल्कुल अलग-अलग फॉर्मूले हैं, और दोनों ने ही दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। अगर हम इसे समेटें तो मेसोपोटामिया ने हमें दिया आज़ाद शहर राज्यों का एक डायनामिक कॉम्पिटिटिव मॉडल। यहाँ पावर ज़मीनी थी, जिसे कमाना पड़ता था, जिसके लिए लड़ना पड़ता था। इनकी देन है दुनिया के पहले कानून, पहले शहर और एस्ट्रोनॉमी। वहीं दूसरी तरफ मिस्र ने हमें एक दैवीय राजा के नीचे एक स्थिर और एकजुट मॉडल दिया। यहाँ पावर ऊपर से आती थी, वो एब्सोल्यूट थी और विरासत में मिलती थी। इनकी देन है हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और एक सेंट्रलाइज्ड सरकार चलाने की कला। तो एक रास्ता था ज़मीनी मुकाबले का और दूसरा था आसमानी एकता का। जरा सोचिए, आज की हमारी दुनिया में जो समाज बने हैं, सरकारें चलती हैं, उन पर इन दोनों में से किस मॉडल का असर ज्यादा गहरा और टिकाऊ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।